नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। फॉर्मलिज्म या द फॉर्मलिस्ट अप्रोच ये क्या होती है? विल्फ्रेड गेरिन की जो बुक है अ हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर, उसमें इस अप्रोच को बहुत डिटेल में समझाया गया है। काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस अप्रोच के, उनमें बहुत गहराई से राइटर्स ने बात करी है। फॉर्मलिस्ट अप्रोच क्या होती है, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है किसी वर्क ऑफ आर्ट में, ये सारी चीज़ों को सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये अप्रोच के ऊपर आपको 3 अलग-अलग पार्ट्स में वीडियो जो हैं वो मिलेंगे। आज के इस पहले वीडियो में हम समझेंगे कि फॉर्मलिस्ट अप्रोच क्या होती है, एक फॉर्मलिस्ट क्रिटिक क्या-क्या करता है, जो क्लोज रीडिंग है वो क्या चीज है, और न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, और रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में क्या सिमिलरिटीज थी या क्या डिफरेंसेस थे। इन सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। द फॉर्मलिस्ट अप्रोच की इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को लेकर जो विल्फ्रेड गेरिन की बुक में शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहले एक पोइम का जिक्र है। एक शॉर्ट पोइम दे रखी है जिसका ऑथर, टाइटल और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हैं वो डेलिबरेटली उन्होंने उनको अननोन रखा है। इससे जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है उसे ये पता नहीं होता कि पोइट की बायोग्राफी क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, या उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो क्या है। जो पोइम है सिर्फ वही कंसीडर की जाती है और ऐसा माना जाता है कि दैट पोइम इन इटसेल्फ इज एनफ टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो ये जो पोइम है, सो जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है वो पोइम को, जो सामने पोइम आपके पास है सिर्फ उसी को रीड करता है। उसके लिए जो टेक्स्ट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बैकग्राउंड है, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, चाहे वो राइटर की बायोग्राफी हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो एक जो पोइम यहाँ पर दे रखी है, असलम्बर डिड माई स्पिरिट सीला, वीडियो को पॉज करके इस पोइम को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसको ही एनालाइज करने की कोशिश जो है वो क्रिटिक्स के द्वारा की गई है। जो पोइम में आयरनी है या जो पोइम में पैराडॉक्स है, दे आर द हार्ट ऑफ द पोइम। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स मानते हैं कि पोइम की आयरनी और उसका पैराडॉक्स सफिशिएंट होते हैं मीनिंग जनरेट करने में। इसका मतलब है कि जो मीनिंग है वो उसके एक स्ट्रक्चर के थ्रू निकलता है। कोई भी जो पोइम में आयरनी है ना, जैसे इस पोइम में पर्टिकुलर अगर हम देखें तो एक वुमेन है हु वाज वंस एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ एंड नाउ शी इज मोशनलेस, सेकंड स्टैंजा जो हमें बताता है, येट शी कंटिन्यूज टू मूव विद द अर्थ डेली रूटीन। जो धरती की डेली रूटीन है उसके साथ उसकी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है। ये जो कंट्रास्ट है बिटवीन द मूवमेंट एंड द स्टिलनेस ऑफ दैट वुमेन, दैट क्रिएट्स द पोइम सेंट्रल पैराडॉक्स एंड इट गिव्स इट अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक पावर। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसी आयरनी और ऐसी पैराडॉक्स जैसी चीजों के ऊपर जो पोइम में फोकस करते हैं बजाय कि किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के। एवरी वर्ड, इमेज एंड साउंड, हर वर्ड, हर एक इमेज और हर एक साउंड जो है, फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स मानते हैं कि दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मीनिंग ऑफ द पोइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छोटे छोटे वर्ड जो आपके उसमें आ रखे हैं, जैसे सिलंबर है, सील है, रॉक्स है, स्टोन्स है, ट्रीज हैं, इन सारी चीजों की तरफ, इस सारे डिक्शन की तरफ, हर एक इमेज की तरफ, जहां कहीं रिदम है, जहां कहीं साउंड पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां कहीं रेपिटेशन है, इन सारी चीजों को कंसीडर करना है, क्योंकि ईच such thing actually contributes to the mood and reinforces the theme of डेथ एंड परमानेंस इन दिस पॉइंट। तो जब तक आप इन वर्ड्स को, सिंगल सिंगल वर्ड को, जैसे मोशन हो गया है ना, ये छोटे छोटे वर्ड जो है ना, जो आपके उसमें आ रखे हैं, जिनके मीनिंग्स हैं, और उनके मीनिंग्स को, उनके उनके इमेजेस को, उनकी साउंड्स को समझना है, और समझने के बाद जिस तरीके से उसका एक टोटल मीनिंग जो प्रोड्यूस होता है, जो थीम जिस तरफ निकल कर आ रही है, द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पॉइंट इन दैट वे। क्रिटिक्स मानते हैं कि अ पोएम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू क्लोज रीडिंग अलोन। अब ये जो सारा प्रोसेस क्रिटिक्स कर रहे हैं, ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, उसके इमेजेस को देख रहे हैं, उसके वर्ड्स को देख रहे हैं, हर एक वर्ड को क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं, उसके आयरनी क्या है, पैराडॉक्स क्या, जो कुछ भी टेक्स्ट में दे रखा है उसको इन्होंने कहा है कि भी उसे हम क्लोज रीडिंग कहेंगे। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को इस तरीके से पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लोज रीडिंग कर रहे हैं, विदाउट इवन ट्राइंग टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द writer, or when without any intention of having a knowledge of historical circumstances। तो क्या क्या चीजें उसमें क्लोज रीडिंग में इन्वॉल्व होती हैं? आपको क्या देखना है? लैंग्वेज देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, इमेजेस हैं, आयरनी है, पैराडॉक्स है, मेटाफर है, ये सारी चीजें मिलजुल कर जो हैं वो एक इंटरनल फीचर्स बनाती हैं। ये किसी भी कविता के या किसी भी पोइम के टेक्स्ट के इंटरनल फीचर्स होते हैं, और
जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स हैं वो इन्हीं इंटरनल फीचर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। उनको जो एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं जैसे राइटर है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनके साथ उनका कोई लिंक नहीं होता, वो उसको बिल्कुल जो है वो पढ़ने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज इस चैप्टर में आती है कि जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है उसका प्रोसेस क्या रहता है, मींस उसका जो फॉर्मलिस्ट एनालिसिस है उसका प्रोसेस क्या है। इसी से बेसिकली क्लोज रीडर जो है वो बनता है। तो क्लोज रीडर की जो शुरुआत होती है क्लोज रीडिंग से, जो जो क्रिटिक क्लोज रीडिंग करता है उसे ही क्लोज रीडर कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है कि अ क्लोज रीडर स्टडीज एवरी वर्ड केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोज रीडर है वो स्लोली पढ़ेगा और बहुत ही क्लोजली पढ़ेगा, राइट। सो एवरी वर्ड is important for him because the author actually chose those words deliberately। लिखने वाले ने जानबूझ के कुछ वर्ड्स यूज किए होंगे, है ना। मे बी डिक्शनरीज में गिव सम अदर मीनिंग और सम अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज वर्ड, वो भी कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी। उनकी जो कॉनोटेशंस है, उनकी जो इवोकेटिव और इमोटिव मीनिंग्स हैं उन वर्ड्स के, वो भी समझने पड़ेंगे। तो हर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे कोई भी है ना कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि जैसे कोई आपका फ्रेंड है वो बोलता है आई एम फाइन, दूसरा बोलता है कि आई एम परफेक्टली फाइन। अब दोनों के बीच में जो उनकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है या उनका जो उन्होंने जो बोला है, उनकी जो पंक्चुएशन है, राइम रिदम है, वो बहुत मैटर करेगा आपको समझने में कि वो क्या कह रहा है। तो सिमिलरली एक फॉर्मलिस्ट क्रिटिक जो है वो हर एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करता है ताकि उसके मीनिंग की जड़ तक, जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज किया गया है उसको वो समझ सके। दूसरा जो प्रोसेस है वो है मीनिंग कम्स फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। अब मीनिंग, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो उसके जो टेक्स्ट का जो पार्ट है कि जहां पर वो वर्ड आ रखा है उस रिलेशनशिप के साथ ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है वो सिर्फ वर्ड्स को इस तरीके से सेपरेटली नहीं स्टडी करता कि कौन सा वर्ड कहाँ आ गया, उसका क्या मीनिंग है। डिक्शनरी की मीनिंग के हिसाब से वो ऐसा नहीं चलेगा, जो क्योंकि जो मीनिंग है वो उसकी अलग अलग वर्ड्स के कनेक्शंस में डेवलप होता है। एक वर्ड दूसरे के साथ कनेक्शन में आता है, सेंटेंस में आता है, उसकी अपनी इमेज बनती है, उसके अपने है ना, और प्लॉट या कहानी के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका जो एक मीनिंग बनता है जो कि यूनिफाइड वर्क बनाता है, वर्क ऑफ आर्ट बनाता है, जो उस पोइम को या उस कहानी को या उस स्टोरी को या उस वर्क ऑफ आर्ट को एक यूनिफाइड क्वालिटी देता है। जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है वो उसको उस तरीके से समझने की कोशिश करता है। जैसे कि हम मान लें कि क्रिकेट का कोई मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में कोई टीम जब जीतती है तो वो किसी इंडिविजुअल प्लेयर की उससे वजह से नहीं होता, बल्कि सारे प्लेयर मिलजुल कर फील्डिंग फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं और फिर जो टीम है वो जीतती है। ऐसे ही किसी पोइम में जो क्रिटिक है वो इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हर एक वर्ड, हर एक इमेज, हर एक सिंबल किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है मीनिंग जनरेशन में, राइट। इसके बाद तीसरी जो उसमें प्रोसेस है वो है द रीडर लुक्स फॉर रिपीटेड पैटर्न्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। इसका मतलब है कि कुछ चीजें पोइट्री में या किसी वर्क ऑफ आर्ट में रिपीटेड हो सकती हैं, कुछ इंसिडेंट्स रिपीटेड हो सकते हैं जिन्हें हम रेकरिंग इमेजेस कहते हैं, या रेकरिंग सिंबल्स हो सकते हैं, कोई मेटाफर्स हो सकते हैं, आयरनी, एम्बिग्यूटी, ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो कि रिपीटेड पैटर्न्स बनाती हैं। तो एक क्रिटिक उन सारी पैटर्न्स को रिवील करने की कोशिश करता है ताकि वो एक सेंट्रल थीम जिस तरफ वो पोइम का जो या किसी वर्क ऑफ आर्ट का जो मीनिंग निकल रहा है, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच सके कि ये टेक्स्ट क्या कह रही है ना। कुछ वर्ड्स है ना जो एक जिस मीनिंग में वो आ रखे होते हैं उसका हो सकता है कि उसका डिक्शनरी मीनिंग कुछ और हो। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी समझ हमें उस कॉन्टेक्स्ट में नजर आनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई आदमी हमेशा चुप रह रहा है और हमेशा काले कपड़े डाल रहा है, या अपने आप को बिल्कुल एक डार्क चैम्बर्स में रखता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है ना, तो हम कहीं ना कहीं पर ये फील करने शुरू कर देते हैं कि उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या वो सैडनेस फील कर रहा है। हो सकता है कि वो हालांकि ये भी कह रहा हो कि आई एम नॉट सैड, आई एम वेरी वेरी मच ओके, आई एम फाइन, लेकिन हम उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसका जो लाइफ स्टाइल है उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें सैडनेस है। तो सिमिलरली वर्ड से भी हमें इसी चीज का पता चलता है कि जब चीजें रिपीट की जाती हैं, जब इमेजरी आती है इस तरीके से, जब चीजें रिपीट होती हैं तो वो किसी न किसी मीनिंग की तरफ इशारा करती हैं जिस तरफ को वो मीनिंग जो है वो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसमें वो है अ गुड लिटरेरी वर्क हैज यूनिटी एंड क्लोजर। अब सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा मानते हैं फॉर्मलिस्ट क्रिटिक कि कोई भी अ गुड वर्क ऑफ आर्ट है, कोई अच्छी पोइम है, कोई अच्छी कहानी है, कोई अच्छा नॉवल है, इसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स इकट्ठे होकर एक कंप्लीट वर्क जनरेट करते हैं, है ना। ये जो क्लोजर का यूनिटी एंड क्लोजर, यूनिटी एंड क्लोजर का मतलब है कि अ वर्क इज कंप्लीट इन इटसेल्फ।
जैसे ही रीडर एंड तक पहुंचता है, सारी स्टोरी पढ़ता है या सारी पोइम को पढ़ता है, देन ही बिगिंस टू फील कि जो वर्क ऑफ आर्ट है दैट इज फिनिश्ड नाउ एंड नथिंग इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट इनकम्प्लीट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ नहीं आया है या राइटर ने नहीं बताया। कहने का मतलब है कि उसी वर्क ऑफ आर्ट में सारी चीजें जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मीनिंग कम्स फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। तो a close reader analyzes all formal elements of the text and parts of the text। तो एक क्लोज रीडर क्या करता है, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी टेक्स्ट के, उसका टाइटल हो सकता है, स्ट्रक्चर है, इमेजरी है, सिंबलिज्म है, रिदम है, राइम है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, जो कुछ भी है उसमें हर एक सिंगल वर्ड को वो स्टडी करता है, चाहे वो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। अगर आप उसमें लिंक ढूंढने की एक फॉर्मलिस्ट क्रिटिक की तरह कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी चीज को कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप कार को सिर्फ उसके कलर के बेसिस पर जज करते हैं, उसका इंजन के बेसिस पर जज करते हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठी काम करेंगी सारी, उसका कलर कैसा है, इंजन कैसे हैं, टायर का साइज क्या है, उसका ब्रेकिंग का सिस्टम क्या है, उसकी माइलेज क्या है, सेफ्टी फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें जो है वो मायने रखती हैं जब भी हम कार खरीदते हैं। तो सिमिलरली जब हम किसी पोइम को या किसी वर्क ऑफ आर्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स टाइप ऑफ चीजें हैं जो हमने पीछे करी थी, लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो कुछ भी था, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि उनको इंटरप्रेट किया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो की जाए। इसके बाद जब हमें पता हो गया कि एक फॉर्मलिस्ट क्रिटिक करता क्या है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मलिज्म की या फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि पेपर में आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मलिस्ट अप्रोच के बारे में आप लिखिए। पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज फॉर्मलिस्ट अप्रोच एंड हाउ डिड फॉर्मलिस्ट अप्रोच या फॉर्मलिज्म डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। तो पहली बात तो ये है कि फॉर्मलिज्म डेवलप्ड इन रशिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में फॉर्मलिज्म रशिया में डेवलप होता है। अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 1915, 1920, 1930s के आसपास कुछ एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे रशिया में जो लिटरेचर को इंडिपेंडेंटली एक इंडिपेंडेंट आर्ट के रूप में स्टडी करने की जिन्होंने कोशिश की, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑथर्स लाइफ और हिज बायोग्राफी। तो ये जो क्रिटिक्स थे इनमें से कुछ एक नाम यहाँ पर विक्टर स्कोलास्की बहुत फेमस नाम है, रोमन जैकॉब्सन है, बोरिस आइकनबाउम है या यूरी टेनिनोव है। ये कुछ रशियन फॉर्मलिस्ट एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स था जिन्होंने ये चीज की शुरुआत की। इनका जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स थे इनका जो मेन फोकस था वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर पर था, क्योंकि इसीलिए इनको फॉर्मलिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लिटरेचर को, किसी भी लिटरेरी वर्क को उसकी लैंग्वेज स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर, उसका राइम, उसका रिदम, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बेस पर उसकी फॉर्म को, उसकी है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ के उसकी इंटरनल जो फॉर्म है उसके ऊपर इन लोगों ने फोकस किया। इसीलिए शायद यहाँ से, क्योंकि उन्होंने फॉर्म के ऊपर फोकस किया, इसीलिए शायद हम इसे फॉर्मलिज्म या फॉर्मलिस्ट अप्रोच कहते हैं। ये जो मूवमेंट थी इट लेटर इन्फ्लुएंस्ड न्यू क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड इन अमेरिका। इसी चीज का असर जो है वो हमें अमेरिका और इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों जगहों पर ही कुछ एक क्रिटिक्स थे जो लगभग सेम तरीके से एनालिसिस कर रहे थे। वो भी टेक्स्ट सेंटर क्रिटिसिज्म था, उनकी अप्रोच भी कहीं ना कहीं पर टेक्स्ट सेंटर थी और वो भी क्लोज रीडिंग की बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी कि क्लोज रीडिंग क्या होती है। तो ये जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स थे इन्होंने जो न्यू क्रिटिक्स को स्ट्रेंथन करने में मदद की है ना, तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग, जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स थे वो फॉर्म के ऊपर फोकस करते थे और जो न्यू क्रिटिक्स थे उनका मोटिव ये था कि भाई क्लोजली टेक्स्ट को रीड करना है। और क्लोज रीडिंग में क्या होता है हम ये वीडियो में पीछे देख चुके हैं। तो कुछ एक राइटर थे जिनमें से एक जेसी रैनसम, वेरी फेमस नेम, क्लिंथ ब्रूक्स, एलन टेट, डब्ल्यू के विंसेंट, टीएस एलियट। हालांकि इस न्यू क्रिटिक्स के ग्रुप का एज सच हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी राइटिंग्स में बहुत सारा जो बहुत सारी इन्फ्लुएंस जो है वो हमें उसकी राइटिंग्स की देखने को मिलती है न्यू क्रिटिक्स के ऊपर, क्योंकि न्यू क्रिटिक्स जो काम कर रहे थे वही काम टीएस एलियट का, खासकर जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एस्से है वहां से हमें काफी कुछ सिमिलर चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर हम कहें तो टीएस एलियट वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप व्हाट यू कॉल न्यू क्रिटिक्स एज सच। तो जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स थे या फॉर्मलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न क्रिटिकल अप्रोचेज। समय के साथ साथ उस समय पर, खासकर 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है 1930s में वो भी डेवलप होता है और ये दोनों चीजें मिलजुल कर न्यू क्रिटिसिज्म
और रशियन फॉर्मेलिज्म मिलकर जो न्यू फॉर्मेलिस्ट अप्रोच बनती है, जिसमें क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस था, जिसमें ऑर्गेनिक यूनिटी के ऊपर फोकस था, जिसमें फॉर्म के ऊपर फोकस था, आयरनी पैराडॉक्स के ऊपर फोकस था, 1930s के आसपास उस दौरान ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लिटरेरी अप्रोच के रूप में डेवलप होती है, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस था वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर था। जो राइटर था या उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी उसको पूरी तरह से इन लोगों ने निकाल दिया था। तो ये जो अप्रोच थी, इसने क्या किया, इसने जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसको बहुत ही प्रिसाइजली एनालिटिकल तरीके से, टेक्स्ट सेंटर्ड आप कह सकते हैं, इस तरीके से टेक्सुअल एनालिसिस में जो है वो मदद की। जो न्यू क्रिटिसिज्म था ये 1930s में डेवलप हुआ। एक सिस्टमेटिक फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू क्रिटिसिज्म हम कर चुके हैं। इसने क्लोज रीडिंग को फोकस किया, ऑर्गेनिक यूनिटी को फोकस किया, फॉर्म को फोकस किया, आयरनी पैराडॉक्स इमेजरी को फोकस किया। इट फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, रिजेक्टिंग द ऑथर्स बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। So it made the whole literary criticism, process of criticism, more precise, more analytical and text centered. तो जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म ने किया या रशियन फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स कर रहे थे, वही सेम चीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो प्रैक्टिस थी वो न्यू क्रिटिक्स कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो फॉर्म के ऊपर फोकस करते थे तो हम उन्हें फॉर्मलिस्ट कहते हैं। न्यू क्रिटिक्स का मानना था कि वो उनकी जो अप्रोच है वो क्लोज रीडिंग की तरफ लेकर जाती है, हम उन्हें न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस के रूप में देखा जाए तो दोनों एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो थी टेक्स्ट, राइट। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसके जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है और उसकी जो प्रोसेस है कि उसमें क्या क्या हम करते हैं, उसको लेकर आज के वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, जो विल्फ्रेड गेरिन वाली बुक में इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जिसमें बात की गई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।